हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो मैं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ा था, टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है, वो चीजें पढ़ी थी। तो नया मैं आप सबके लिए आज क्या लेके आया हूँ, ठीक है ना, वो देखते हैं द्रोणाचार्य की सीरीज में। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट देख लेते हैं क्या क्या करने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहली बात तो हम करने वाले हैं आज कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। उसके बाद हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। और टाइम मिला तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स भी हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का पार्ट 1 आज हम देखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भैया कलर कोडिंग क्या होती है कार्बन रेजिस्टर्स, ठीक है। तो उससे पहले ये समझते हैं कि भैया कार्बन रेजिस्टर्स क्या होता है। ये समझते हैं भाई कि कार्बन रजिस्टर्स जो है ये होता क्या है, ठीक है। तो देखो भाई, ऐसा होता है कि जब आप दुकान में जाते हो, कहाँ गए आप? दुकान में गए, ठीक है। आपने बोला कि यार हमें एक सर्किट बनाना है, हमें छोटे छोटे रजिस्टर्स, है ना भाई। तो वो क्या करते हैं, फिर आपको ना छोटे छोटे कार्बन रजिस्टर्स पकड़ा। कार्बन रजिस्टर्स की खासियत क्या होती है कि वो तो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे साइज के होते हैं, तो आप उनको छोटे छोटे सर्किट्स में लगा सकते हो। दूसरी खासियत ये होती है कि उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो अगर आपको बहुत ही छोटे सर्किट में छोटे छोटे रजिस्टर लगाने हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यूज काफी हाई हो, तो कार्बन रजिस्टर्स हम यूज करते हैं। ओके, तो कमर्शियली देखिए होता क्या है। या तो हम अलॉयज यूज करते हैं। हाँ सर, आपने अलॉयज के बारे में हमें बताया था, लास्ट क्लास में आपको अलॉयज के बारे में बताया था, है ना भाई। तो अलॉयज कौन कौन से यूज करते हैं हम? या तो आप मान लो मैंगनीन हो गया, या कॉन्स्टेंटिन हो गया, या नाइक्रोम हो गया। तो ये हमारी होती हैं वायर्स। वायर्स, ये वायर होती हैं जिनका रेजिस्टेंस होता है ना। और इनकी खास बात क्या है? खास बात क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायर्स, रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायर्स रिमेन्स नियरली कांस्टेंट, है ना। इनका जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है? नियरली कांस्टेंट रहता है। वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो रेजिस्टेंस ऑफ दीज वायर्स रिमेन्स नियरली कांस्टेंट ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। ओके, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ता है इन वायर्स का, ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया, एक्सपेरिमेंट्स क्या हो जाती या दिक्कत, है ना। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एक बात समझ, सबके सब यहाँ पे ध्यान से, छोटी सी एक बात समझ। मान लो ये वायर है, येलो कलर की एक वायर ले ली, ठीक है। इन तीनों में से हम कौन सी वायर ले रहे हैं, आप पे छोड़ा। आप मान लो कि कोई बोलेगा यार ये तो कॉन्स्टेंटाइन वायर है, कोई बोलेगा नाइक्रोम वायर है, कोई बोलेगा मैंगनीन वायर ले लो। आपकी मर्जी है, आप कोई भी एक वायर चुन लो, ठीक है। अब हमने क्या किया, वायर को बैटरी से कनेक्ट किया। इस वायर में जाएगा करंट, ठीक है। और करंट की वैल्यू जो है लेटस से 5 एम्पियर है। करंट की वैल्यू लेटस से कितनी है? 5 एम्पियर। अब हमें ये करंट की वैल्यू क्या करनी है? मेजर करनी है। तो वी वांट टू मेजर दिस वैल्यू ऑफ करंट। हमें ये करंट की वैल्यू मेजर करनी है। उसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया। अब जब करंट इन वायर में से जाएगा, है ना, ये करंट जब इस वायर में से जाएगा, व्हेन करंट पासेस थ्रू द, व्हेन करंट passes through wire, इट प्रोड्यूस हीट, है ना भाई। हमने देखा है जब भी करंट वायर में से जाता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, I² RT V² / R, कुछ तो याद आ रहा होगा हल्का फुल्का, है ना भाई। तो जब करंट रेजिस्टेंस से पास करता है तो रेजिस्टेंस के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है।
तो इट प्रोड्यूस हीट जो कि इंक्रीज कर देगा टेम्परेचर को। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने पे करंट की वैल्यू फिर घट जाएगी, वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीज, वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीज हो जाएगी, है ना भाई। तो साफ साफ बात है, अगर हम इन तीनों के अलावा कोई और वायर अगर यहां पे यूज करें तो जब करंट उन वायर से पास करेगा हीट प्रोड्यूस होगी, और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा कंडक्टर्स का, मेटल्स का, है ना भाई। और जब रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा, कम। अब मेजर करने गए थे हम 5 एम्पियर को और करंट हमें दिखाई दे रहा है कम, मेजर करंट हमारा कम आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गई, एक्सपेरिमेंट सारा खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन 3 वायर्स का यूज करते हैं, एलॉयज का यूज करते हैं, क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस है वो नियरली कांस्टेंट रहता है ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों में से कोई एक वायर यूज करता हूं तो हीट प्रोड्यूस होने पे जो टेम्परेचर बढ़ेगा उससे इन वायर्स का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, और अगर रेजिस्टेंस नहीं हुआ चेंज, नियरली कांस्टेंट रहा, तो ये करंट की वैल्यू भी नियरली सेम रहेगी। तो जो करंट हम मेजर करना चाह रहे थे वही करंट हम मेजर कर पाएंगे और हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा भैया सक्सेसफुल। बिल्कुल ठीक। तो इसी वजह से हम ये 3 वायर्स जो हैं यूज करते हैं। पर फिर से जब हम ये 3 वायर यूज कर सकते हैं तो हम कार्बन रजिस्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये 3 क्यों नहीं यूज करते? तो भैया इनके कुछ खामियां होंगी, कुछ तो गड़बड़ी होगी इनमें, तो वो गड़बड़ी दे नाउ। अब यहाँ पे देखो भैया, गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी बहुत सिंपल सी है, गड़बड़ी बहुत सिंपल सी है। इसके डीमेरिट देखते हैं भैया। डीमेरिट, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। तो अगर आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो भैया लेंथ ज्यादा करनी पड़ जाएगी, सीधी बात है ना। आपने मैंगनीज वायर ली, इतनी सी छोटी सी वायर ले ली, इसका रेजिस्टेंस छोटा होगा। अब अगर आप इसको और बड़ा करोगे तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा, आपको और ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो लेंथ और बड़ी कर दोगे, आपको और ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो लेंथ और बड़ी कर दोगे। लेकिन जितना ज्यादा लेंथ आप लोगे सर, लेंथ बड़ी करते चले जाओ, क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है, लेंथ बड़ी करते चले जाओ। अरे भाई पैसा, जब दुकान पे जाओगे 1-1 मीटर की वायर लेने, 1 मीटर की वायर की जगह अगर आप 1 किलोमीटर की वायर लोगे तो ज्यादा पैसा भी तो मांगेगा, कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी? ठीक है, और फिर जेब चेक करते हैं, बोलते पैसे नहीं है, सॉरी भैया घर से लेके आते हैं। ठीक है ना, तो इसमें डीमेरिट यही है बस। ठीक है, कि हम ज्यादा रेजिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ज्यादा लेंथ की वायर हमें लेनी पड़ेगी, और ज्यादा लेंथ की वायर मतलब ज्यादा कॉस्ट, और ज्यादा कॉस्ट मतलब भाई, है ना, और वो तो बुरी लगती है बहुत। तो यही डीमेरिट है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हम कार्बन के बने हुए रजिस्टर्स का यूज, तो कार्बन रजिस्टर्स हम क्यों यूज करते हैं? ओके, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम यूज करते हैं कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर, और कार्बन रजिस्टर की खास बात क्या है कि ये है कॉम्पैक्ट, बहुत छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल साइज। अब ये है स्मॉल साइज का, पहली बात। दूसरी बात ये है वी कैन अचीव हाई रेजिस्टेंस, हम हाई रेजिस्टेंस अचीव कर सकते हैं, हाई रेजिस्टेंस। ओके, तो कार्बन रजिस्टर्स, कार्बन के बने रजिस्टर्स बहुत छोटे होते हैं, उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, अब आप दुकान के पास गए, दुकानदार के पास गए, दुकानदार को आपने बोला भाई कि हमें एक रजिस्टर दे दो, कार्बन रजिस्टर दे दो, 10,000 ओम का दे दो। उसने इतना छोटा सा रजिस्टर आपको लाके दे दिया। अब आप उसमें चेक कर रहे हो ऐसे करके, यार 10,000 लिखा कहाँ है, कहीं ये बेवकूफ तो नहीं बना रहा, है ना भाई।
तो बहुत छोटे साइज का चावल का जो दाना होता है ना, उतने छोटे साइज का ये रजिस्टर होता है। उसमें आप 10,000 लिखोगे कैसे? यही तो चीज है, ठीक है ना भाई। तो बहुत छोटा सा रजिस्टर है, बहुत छोटे साइज का रजिस्टर है, तो उसमें हम वैल्यू नहीं लिख सकते। तो भैया अगर वैल्यू नहीं लिखी होगी तो हमें पता कैसे लगेगा कितने ओम का रजिस्टर है? दुकानदार तो हमारा बेवकूफ बना देगा। तो इसीलिए उनका रेजिस्टेंस बताने के लिए हम कलर कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब कलर कोडिंग समझते हैं क्या होती। तो आओ भैया कलर कोडिंग समझते हैं। तो देखो रजिस्टर दिखता कैसे है? रजिस्टर हमारा दिखता है कुछ ठीक है ना भाई, ऐसा दिखता है कुछ रजिस्टर। तो इसको बहुत छोटा कर दो, मैं तो बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें होते हैं 4 को एक्सियल रिंग्स। तो ऐसे ना छोटी छोटी रिंग्स बनी होंगी, अलग अलग कलर की, अलग अलग कलर की, मैं एक कलर की बना रहा हूँ। ऐसे 4 रिंग्स बनी होंगी, अलग अलग रंगों की, हो सकता है सेम रंग की भी बनी हो, ठीक है। तो इसमें ये जो फर्स्ट रिंग होती है, ये वाली होती है सेकंड रिंग, फिर ये वाली होती है थर्ड रिंग, और ये वाली होती है फोर्थ। सर ये रिंग्स क्या बताती हैं, है ना? तो अभी वही देखते हैं कि भैया ये रिंग्स क्या बताती। तो ध्यान से देखो भैया इस चीज को, कि जो फर्स्ट रिंग है और ये जो सेकंड रिंग है, ठीक है, ये हमें बताती है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रजिस्टर, ठीक है। जो फर्स्ट रिंग है, ये हमें बताती है फर्स्ट डिजिट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, फर्स्ट डिजिट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि मैग्नीट्यूड होता है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी जैसे 23, तो उसका 2 फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 है, तो वो हमें बताएगी पहली रिंग का कलर, ठीक है। जो सेकंड रिंग है वो हमें सेकंड डिजिट बताएगी ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। और जो थर्ड रिंग है वो हमें बताएगी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस ये बताइए। ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब कि 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 6 है, क्या है? तो ऑर्डर बताएगा। उसके बाद फोर्थ कलर जो है वो क्या बताएगा? फोर्थ कलर हमें बताता है परसेंटेज एरर, कितना एरर आ सकता है इसके रेजिस्टेंस में, ठीक है। और इसको हम कहते हैं टॉलरेंस, हम कहते हैं टॉलरेंस। इतनी गलती जो है रेजिस्टेंस वैल्यू में हम टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉलरेंस बताएगा, परसेंटेज एरर बताएगा, ओके। तो अब हम देखते हैं भैया कलर्स, कलर्स क्या क्या होते हैं, ओके। तो कलर्स क्या क्या होते हैं, पहले कलर देख लेते हैं। कलर्स याद रखने का तरीका क्या है? बी बी रॉय, बी बी रॉय ये हो गया नाम, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ओके। तो ये एक लाइन है, इसके लाइन में जितने भी कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, इस बी का मतलब होता है ब्लैक कलर। तो पहले ब्लैक कलर देखते हैं, फिर हम देखेंगे ब्राउन, इस बी का मतलब है brown। इस आर का मतलब है रेड, इस जी का मतलब है ग्रीन, इस बी का मतलब है ब्लू, इस का मतलब है वायोलेट, जी का मतलब है ग्रे, और डब्ल्यू का मतलब है व्हाइट, ओके। तो इस तरीके से हम याद रखते हैं कि भैया क्या क्या ये जो 4 रिंग्स हैं इनके कलर क्या क्या हो सकते हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। इन 9 कलर्स में से कुछ भी ये 4 कलर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, उसके हिसाब से रेजिस्टेंस वैल्यू आई, ओके। तो इन कलर्स को याद रखने का तरीका क्या है?
बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ओके, तो अब इन कलर्स की मदद से हम रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो हम यहां पे लिखेंगे कलर, फिर हम यहां पे लिखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, फिर हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लायर, और फिर यहां पे लिखेंगे टॉलरेंस। ओके, परसेंटेज एरर। तो भाई ध्यान से देखना, बी रॉय, बी का मतलब पहला आता है ब्लैक कलर, फिर बी का मतलब है दोबारा से ब्राउन, बी रॉय, रॉय में आर होता है रेड, बी रॉय, ओ होता है ऑरेंज। अच्छा, रॉय के अंदर भी जो रॉय है इसमें ओ का मतलब है ऑरेंज, ये ओ का मतलब है ऑरेंज, और इस वाई का मतलब है येलो। ये भी याद है, भूल गए थे, चलो अब याद हो गए। बी रॉय, तो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, ग्रेट ब्रिटेन ग्रीन ब्लू, वेरी वॉयलेट गुड वापस से ग्रे, और वाइफ मतलब वाइट। ठीक है, तो ये कलर्स हैं जो हमें याद रखने। तो ये हमारे कलर हो गए। रॉय, रॉय में यहां पे क्या आ जाएगा भाई, येलो, तो बी रॉय हो गया। ऑफ ग्रेट, ग्रेट में आएगा फिर यहाँ पे ग्रीन, ब्रिटेन, ब्रिटेन का बी मतलब ब्लू, हैज वेरी, वेरी में जो वी है का मतलब वॉयलेट, गुड, गुड का जी, इसका मतलब ग्रेट, ग्रे, और वाइफ, वाइफ का जो डब्ल्यू है उसका मतलब वाइट कलर। तो ये 9 कलर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कलर है। ओके, तो ये 10 कलर है। तो अब ये जो ब्लैक कलर है इसका मतलब होता है 0, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 3, इसकी होती है 4, इसकी होती है 5, इसकी होती है 6, 7, इसकी 8, और इस 9। ये 10 कलर हो गए। इनका मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर 0, यहाँ पे लिखा हुआ था 10 की पावर 0, यहाँ 1 लिखा है तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लायर, इसका है 10 की पावर 2, इसका है 10 की पावर 3, इसका है 10 की पावर 4, इसका है 10 की पावर 5, ये है 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, मजा आ रहा बोलने में, 10 की पावर 9। ठीक है भाई, तो ऐसे ये हो गए, ये मल्टीप्लायर हो गए। तो इसी ऑर्डर में याद रखने हैं। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, उसी ऑर्डर में ये सारे कलर जो हैं ऐसे याद रखने हैं। ओके, अब ये भी हो गया, इनके नंबर्स भी हो गए 0 से लेके 9, बहुत आसान है, सिंपल है याद रखना। फिर जो जो नंबर है वही 10 की पावर्स भी होंगी मल्टीप्लायर में, चलो ये भी बहुत सिंपल है याद रखना। अब आता है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस में जो चौथा कलर है, चौथा बैंड जो था हमारा, क्या था, चौथा बैंड, जब फोर्थ बैंड था, फोर्थ टाइप का जो कलर था, इसको हम कहते हैं टॉलरेंस बैंड। और टॉलरेंस बैंड में सिर्फ 3 ही टाइप के कलर हैं। ठीक है, 3 ही टाइप के कलर हैं, 3 ही ऑप्शंस हैं, मैं ये कह सकता हूं कि कलर या तो होगा गोल्ड, तो अगर गोल्ड कलर है इसका मतलब जो एरर है, जो टॉलरेंस है वो 5% का है। हो सकता है सिल्वर हो, का मतलब 10% का एरर। और अगर कोई कलर नहीं हुआ, नो कलर, चौथा कलर है ही नहीं, पहले 3 कलर दे रखे हैं खाली, तो इसका मतलब 20% का एरर। ये बहुत गजब है ना, इतना टॉलरेट करना पड़ेगा हमें 20% का एरर, ये है। तो आपको ये वाली जो टेबल है ना ये रखनी है याद, और इसकी मदद से आपको निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे, चलो देखते हैं कैसे। तो ये रहा क्वेश्चन भाई। अब इस क्वेश्चन में मैं पहले तो फटाफट ये लिख देता हूं भैया, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन
ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। पहले ये लिख देते हैं फटाफट, ठीक है ना भाई। अब इनके नंबर लिख देते हैं। इसका नंबर होता है 0, इसका 1 2 3, फिर जी का होता है 5, का होता है 6 7 8 9। नंबर्स लिख दिए मैंने, ठीक है ना। मैं ऐसे ही करता हूँ सॉल्व क्वेश्चन ये वाले। मैं पहले लाइन लिख देता हूँ, उनके नीचे नंबर लिख देता हूँ, ज्यादा आसान हो जाता है याद रखना। तो पहला कलर ये जो पहला कलर है, ठीक है, ये कौन सा कलर दिया हुआ है पहला हमें? पहला कलर जो दे रखा है हमें वो ग्रीन कलर दे रखा है। पहला कलर जो दे रखा है हमें वो ग्रीन कलर दे रखा है। ग्रीन ये रहा, इसका मतलब नंबर आएगा 5। तो पहली डिजिट जो रेजिस्टेंस है इसकी, कि पहली डिजिट है 5। ओके। अब दूसरा कलर देखो ब्लू दे रखा है, तो दूसरा कलर अगर ब्लू दे रखा है तो ये रहा ब्लू। ओके। और ब्लू आता है ग्रीन के बाद, ये रहा ब्लू, मतलब 6। दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 6। सीधी सीधी बात। ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे में आ जाएगा 5, पहला नंबर, दूसरा नंबर 6। अब आता है मल्टीप्लायर, कि हमें मल्टीप्लाई क्या करना है। उसके लिए देखेंगे हम थर्ड कलर। थर्ड कलर क्या है भाई? थर्ड कलर है येलो। ये रहा थर्ड कलर येलो। येलो कहां पर है? येलो तो ये रहा, का नंबर है 4। तो मल्टीप्लायर क्या आएगा भाई? 10 की पावर 4। ओके, तो 56 इंटू 10 की पावर 4। उसके बाद आता है चौथा कलर जो कि गोल्ड है, और गोल्ड का एरर जो होता है इतना ओम्स आ जाएगा, ±5%, इतना एरर आ सकता। तो हमारा जो वैल्यू आया 56 इंटू 10 की पावर 4 ±5%, ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। इस तरीके से आप कार्बन रजिस्टर के रेजिस्टेंस निकाल सकते हो अगर आपको कलर पता हो तो। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो भैया फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो भाई, पहला कलर कौन सा है? रेड। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले हम वो लिख देते हैं, है ना। पी पी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब मैंने पूरा नहीं लिखा, अब मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ पे अब मैं फिर इनको नंबर दे दूंगा, भैया इसका नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर भी दे दिया फटाफट। अब देखते हैं भाई पहला कलर कौन सा है। तो पहला कलर है रेड। रेड हमारा आता है, ये रहा, इसका मतलब पहला डिजिट जो है रेजिस्टेंस का वो है 2। पहला रेजिस्टेंस जो है वो है 2। रेजिस्टेंस की पहली डिजिट वो है 2। उसके बाद दूसरा कलर जो है वो है ऑरेंज। ये रहा ऑरेंज। ऑरेंज आ गया ये, इसका मतलब 3। दूसरी डिजिट जो है वो है 3, 23 आ गया। तीसरा कलर जो है वो वापस से रेड है, मैंने कहा था सेम कलर हो सकते हैं। तो ये लेकिन तीसरा डिजिट जो है ये तो मल्टीप्लायर होता है। ये दो डिजिट को 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करूं? तो 10 की पावर 2 से, कि रेड का नंबर है 2, तो 10 की पावर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। फिर आता है सिल्वर। सिल्वर का मतलब टॉलरेंस 10% की होती है, हमने टेबल में देखा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया? ±10%। बात तो 23 इंटू 10 की पावर 2 ±10%, फर्स्ट ऑप्शन तक करेक्ट। ठीक है। और ये सिर्फ जेई मेन में आता है, एडवांस में नहीं आता। तो जेई मेन में इजी 4 मार्क्स मिल जाते हैं इजीली, और वो भी देखते के साथ ही। ये टेबल बनाओ और ये लाइन लिखो, नंबर लिखो, और आंसर फटाक से आएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो भाई कि हम निकालते कैसे हैं कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस इन 4 कलर्स को देखकर। ओके। तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसे हम कहते हैं ओम्स लॉ। अब ये तो पढ़ लिया होगा भैया ओम्स लॉ, तुमने 10th क्लास में तो पढ़ा ही है ओम्स लॉ होता क्या है ना। तो आज ओम्स लॉ को ना थोड़ा सा और गहराई में जाके पढ़ेंगे भाई। ठीक है। तो फटाफट मेरे को पहले तो कमेंट करके ये बताओ सबके सब कि हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन बनाया था, क्या है वो रिलेशन?
फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ कि वो रिलेशन है कितना करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो हमने क्या पढ़ा था भैया, करंट इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, एन ई ए बी डी, है ना भाई, ये हमने रिलेशन पढ़ा था। तो एन क्या होता है इसमें बताओ फटाफट, कि जो एन है ये एन क्या होता है, एन क्या होता है, एन होता है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो स्मॉल ई है ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक, है ना भाई, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं, विच इज 1.6 10 की पावर -19 कूलम। बार बार नहीं लिखूंगा, पता है सबको। ए, ए क्या होता है, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद आता है भैया वीडी। तो ये वीडी क्या है, वीडी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड बोलना ज्यादा बढ़िया रहेगा वैसे तो फिर भी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है जल्दी से बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई, कैपिटल ई जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ, और टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है तो इसमें भी समझ लेते हैं भैया, ये ई क्या है, ये ई क्या है, ये ई है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी के लगाने की वजह से आई है कि नहीं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एम ई क्या है, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। और ये टाउ क्या है, ये टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हमने इसके बारे में भैया पिछले 2 लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में और 3 में बहुत ही भयंकर चर्चा करी हुई है रिलैक्सेशन टाइम। एक बार अगर देखने का मन है तो वो लेक्चर्स देखिए जरा। तो ये हो गया हमारा वीडी। ओके, तो आई का फॉर्मूला ये है और वीडी का फॉर्मूला ये है। एक काम करते हैं, आई वीडी का जो ये फॉर्मूला है उस वीडी की जगह डाल देते हैं। तो भैया कितना आ जाएगा आई, आई कितना आएगा, आई हमारा आ जाएगा एन ई ए वी डी। वी डी कितना है, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ, यही तो है। आई अपॉन ए, जो आई अपॉन ए है, आई को ए से डिवाइड कर दिया, एन ई इंटू ई स्क्वायर कैपिटल ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टाउ। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक, ऐसे लिख देते हैं। अब मेरे को फटाफट बता दो भाई सबके सब कि ये आई अपॉन ए क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है भाई, करंट पर यूनिट एरिया, ये होता क्या है, फटाफट जरा मेरे को बताओगे। ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, बताओ फटाफट, करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है। इसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी, है ना, ये हमने पढ़ा था, जिसको जे से डिनोट करते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आया जो जे है वो है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन, ये एक रिलेशन आ। ओके, अब जरा मेरे को ये बताओ, ये m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ क्या था, लास्ट क्लास में हमने क्या चीज पढ़ी थी, इसे बताओ जल्दी से क्विकली। इन लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि जो रजिस्टिविटी होती है वो फॉर्मूला होता है उसका एम ई ऑन स्क्वायर टाउ, रजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला होता है। और ये उसका रेसिप्रोकल है, देखो ध्यान से देखो, ये उसका रेसिप्रोकल है।
तो इसका मतलब मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं, इसको J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? ये तो हमारा 1/ρ हो गया ना भाई। J किसने बराबर हो गया? J हो गया हमारा E/ρ के बराबर। और मैं कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ρJ के बराबर हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रो इंटू जे के बराबर हो गई, डेंसिटी इंटू रेजिस्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और मैं कह सकता हूं इसको ओम्स लॉ, नाम है बस, सोचना मत ये सर ने क्या बोल दिया। ओम्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ है, ये हमारा ओम्स लॉ है। E इज इक्वल टू रो जे। सर आपने बोला वेक्टर फॉर्म, आपने बोला वेक्टर फॉर्म, कहाँ है इसमें वेक्टर? इसमें वेक्टर कहाँ है? अरे भाई, ये जो चीज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सबको पता है। जो रेजिस्टिविटी है ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना भाई। लेकिन ये जो जे है, करंट डेंसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हमें पता है। ओके, और और एक चीज हमें और पता है कि अगर ये कंडक्टर है, ये है हमारा लेटेस्ट से एक कंडक्टर। ओके, और हमने जोड़ दी बैटरी, ऐसे बैटरी जोड़ दी, तो बैटरी का ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, बैटरी का ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हम बोलते हैं कि ये लो पोटेंशियल पे है, इसका पोटेंशियल लेटेस्ट से V- है। जो इसका पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका भी होगा। मैं बोलूंगा कि भैया ये V- है पोटेंशियल, है कि नहीं? मैं इसको बोल सकता हूं भैया कि ये V- पोटेंशियल हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका पोटेंशियल हम बोलते हैं V+। तो ये जुड़ा हुआ है सीधा इससे, तो इस वाली सरफेस का जो पोटेंशियल है वो V+ है, बिल्कुल ठीक। हाई पोटेंशियल पे ये वाली साइड है, लोअर पोटेंशियल पे ये वाली साइड है। तो करंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहां से कहां आएगी? हायर से लोअर पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी विल बी टुवर्ड राइट साइड, हायर से लोअर पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेंगे भाई? जल्दी बताओ, सबके सब पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे टकराते 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 लेफ्ट की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है। तो इसका मतलब करंट जिस तरफ जा रहा है, करंट पर यूनिट एरिया भी वहीं पर होगा, तो करंट डेंसिटी भी इसी तरफ होगी। तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है करंट उसी तरफ है, करंट डेंसिटी भी उसी तरफ है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? कैसे लिख सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक, उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी, दोनों सेम डायरेक्शन में। इनको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज को उसी तरफ लेके जाना चाहेगी और नेगेटिव चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करता है, और नेगेटिव चार्ज जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, करंट डेंसिटी भी उसी तरफ होगी जिस तरफ करंट। ओके, तो ये चीज हमारे पास हो। यहां पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट फ्लो आर इन
सेम डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट का जो फ्लो है वो सेम डायरेक्शन में होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी दोनों हैं सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों के ऊपर वेक्टर बना दिया मैंने। ठीक है जी, तो ये चीज हमारी हो गई क्लियर। सी ई इज इक्वल टू रो, है ना, ये हमारा डिफरेंशियल फॉर्म बोल दो या वेक्टर फॉर्म बोल दो। तो अब इसको थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना, तो ई जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ या रो इंटू, एक तरीका और भी है, जे को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर इंटू 1/रो। तो ये 1/रो जो है, 1/रो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। रो हमें पता है कि वो रेजिस्टिविटी है। 1/, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी। की रेजिस्टिविटी जो है, जितना ज्यादा कर दूंगा उतना करंट कम कंडक्ट होगा, तो कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, है ना। रेसिप्रोकल ही तो होने चाहिए दोनों एक दूसरे के। कि रेजिस्टिविटी, जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ा दूंगा उतनी कंडक्टिविटी करंट की कम हो जाएगी, जितना रेजिस्टिविटी कम करूंगा उतनी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये है, यस, ये रेसिप्रोकल होते हैं, यही रिलेशन बनना चाहिए। तो कंडक्टिविटी जो है वो 1/रो होता है, और कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं भाई, सिग्मा से। तो जे को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कंडक्टिविटी की टर्म्स में, विच इज सिग्मा। ये तरीका हो गया, एक ये तरीका है रेजिस्टिविटी की टर्म्स में। ठीक है ना, तो इन दोनों में से आप कोई एक याद रख लो, दूसरा अपने आप निकाल लोगे, है ना। तो ये दो हैं हमारे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या फिर डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, एंड ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, वी कैन अप्लाई दीज इक्वेशंस, हम ये कहा वी कैन अप्लाई दीज इक्वेशंस फॉर एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के लिए हम ये दो इक्वेशंस लगा सकते हैं। किसी भी कंडक्टर के लिए हम ये दो इक्वेशंस जो हैं लगा सकते हैं। ओके, तो इसमें और भी बहुत चीजें हैं जो हम हायर लेवल पे पढ़ेंगे। ठीक है, हायर लेवल पे पढ़ेंगे, अभी 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। बहुत चीजें हैं यार इसमें, इसका तो मैं मतलब इस पे मैं 1 घंटे का लेक्चर ले सकता हूँ, इतना बड़ा टॉपिक है। लेकिन हम पढ़ेंगे इसको 12th के बाद। अभी 12th में हमारा बहुत चिंदी चिंदी चीजें आती हैं, बहुत सिंपल सिंपल चीजें आती हैं, तो हमें सिर्फ वही पढ़ना है। तो अभी बस ये याद रखो कि हम इन दोनों को किसी भी कंडक्टर के लिए लगा सकते हैं। ठीक है सर, प्लीज थोड़ा सा बता दो सर, थोड़ा कौन से टाइप के कंडक्टर्स के लिए, बस ये नाम याद रख लो, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आइसोट्रॉपिक कंडक्टर्स के लिए ही लगाते हैं। आइसोट्रॉपिक कंडक्टर्स जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी वो पैरेलल होती है। सर कैसे, मैंने बताया ना हायर क्लास। ठीक है, अभी इतना नहीं समझना, अभी सिर्फ ये याद रखो भैया कि अभी हम क्वेश्चन में अगर आ जाए कि कंडक्टर है तो ये लगा सकते। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ ले भाई, ठीक है, जैसे बहुत सारे ओलंपियाड के क्वेश्चन होते हैं, एनएससीपी हो गया, केवीपीवाई हो गया, बहुत एग्जाम होते हैं, और उसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है ये, है ना, कि कौन से टाइप के कंडक्टर्स के लिए ये इक्वेशन लग जाएगी, बस यही पूछा जाता है। तो आप बता देना कि सर वो आइसोट्रॉपिक होता है, मतलब नहीं पता पर इन्हीं कंडक्टर्स के लिए लगेगा। ठीक है, तभी मतलब जानना जरूरी नहीं है, बस ये जो टाइप का कंडक्टर होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, है ना। इससे ज्यादा हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। सर हमने तो ओम्स लॉ 10th क्लास में अलग ही पढ़ा था, हमने तो ओम्स लॉ पढ़ा था डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, पी इज इक्वल टू आई आर। ये क्या बता रहे हैं आप ओम्स लॉ, तो भैया यही ओम्स लॉ, इसी से वो आया है वी इज इक्वल टू आई आर। चलो देखते हैं, है ना भाई, इसी से देखते हैं कैसे आया। तो देखो भाई, जो ई है ये हमने पढ़ा कि रो इन ए के बराबर है ना, ही पढ़ा। तो मैग्नीट्यूड अगर हम इसका देखें, दोनों है तो सेम डायरेक्शन में ही, है ना, तो मैग्नीट्यूड देखें तो ई का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू रो ए का मैग्नीट्यूड। ओके, लेकिन सर ई क्या होता है, क्या होता है,
अभी अभी हमने पढ़ा, अगर इसका पोटेंशियल जो है वो V माइनस है, इस वाली साइड का जो पोटेंशियल होगा वो भी V माइनस हो। इसका पोटेंशियल अगर V प्लस है तो इसका भी जो पोटेंशियल होगा वो V प्लस होगा, है ना भाई? ये चीज हमने पढ़ी। ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? डेल्टा V। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड आई ई और ये लेंथ है L, तो इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं? ई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई फोर्स और लेंथ हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू लेंथ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी के बराबर है, ई प्लस माइनस वी माइनस के, है भाई? तो ये चीज है। तो ई को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन एल इज इक्वल टू रो, और जे को लिख सकते हैं आई अपॉन एरिया। ओके। तो डेल्टा वी किसके बराबर आ गया? वो आ गया रो एल बाई ए इंटू आई, और इसको हम क्या लिख देते हैं? रेजिस्टेंस। तो सर डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर आ गया। डेल्टा वी आ गया सर आई आर के बराबर। यही तो हमने पढ़ा था ओम्स लॉ 10th क्लास में, है ना भाई? और वो इससे आ गया। सिंपल सिंपल बात। इसका मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर भी ओम्स लॉ, ठीक है? और वो इसी से आया, इसका मतलब ये भी ओम्स लॉ है। ओके। तो अब हम ओम्स लॉ की ना स्टेटमेंट लिख देते हैं। ओम लॉ एक लॉ है, ठीक है? इसको हम स्टेटमेंट करते हैं कि ये लॉ क्या कहता है। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है वो देख लेते हैं। तो ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या बोलता है ओम्स लॉ? तो देखो भाई, सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। आपने बैटरी लगाई, और जो बैटरी लगाई कंडक्टर के अक्रॉस लगाई, ये कंडक्टर है। ओके। तो जब आपने बैटरी लगाई, पोटेंशियल डिफरेंस पहले आया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करे, ड्रिफ्ट होना शुरू हुए, जिसके फ्लो को हमने करंट बोला। तो करंट बाद में आया, तो उसने बोला कि भैया ओम्स लॉ क्या कहता है कि इन होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टर्स, हमारे सिलेबस में सारे कंडक्टर्स होमोजीनियस और यूनिफॉर्म ही है, पर ये स्टेटमेंट है तो याद रखिए। ओके। कि ओम्स लॉ क्या बोलता है भैया कि जो होमोजीनियस और यूनिफॉर्म कंडक्टर्स होते हैं, करंट फ्लो, जो करंट फ्लो कर रहा है इन कंडक्टर्स के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट प्रोपोर्शनल होगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर। ओके। तो सबसे पहली बात तो कैसा कंडक्टर्स होने चाहिए? होमोजीनियस और यूनिफॉर्म, ये याद रखना। दूसरी बात, पहले करंट आएगा बाद में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और ये प्रोपोर्शनल हो, है ना भाई? क्योंकि देखो डेल्टा वी और आई दोनों प्रोपोर्शनल है। डेल्टा वी और आई जो है वो प्रोपोर्शनल है। तो जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, जैसे रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस भैया क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। क्या रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है? नहीं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग टाइम पर अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकती है, लेकिन जब मटेरियल होगा कंडक्टर, कैसा मटेरियल लेंगे हम? कंडक्टिंग मटेरियल लेंगे, और वो भी होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म। तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो हर वक्त कांस्टेंट रहेगा, हर वक्त, हर टाइम पर कांस्टेंट रहेगा। ओम्स लॉ के लिए डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू आई होना चाहिए।
जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आना चाहिए, वो कांस्टेंट है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होना चाहिए कांस्टेंट हर वक्त। तो हर वक्त पे रेजिस्टेंस क्या रहेगा भैया? कांस्टेंट। और वो हो सकता है सिर्फ होमोजीनियस यूनिफॉर्म। इसलिए ये लाइन लिखनी, तो ये चीज हमने लिख दी है। आगे बढ़ते हैं इसमें। सर ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा? हम तो नादान हैं, इक्वेशन आपने बता दी, फिर भी हमें बताइए ग्राफ कैसा बनेगा। तो भैया बता, ये हो गया डेल्टा वी और ये हो गया आई, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, है ना भाई? और इसकी जो स्लोप है वो हो जाएगी परपेंडिकुलर ऑन बेस, है ना? तो dv अपॉन di, इसको हम रेजिस्टेंस। और स्लोप, इसकी ढलान जो है देखो कांस्टेंट, हर वक्त इसकी ढलान कांस्टेंट है, ठीक है? डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना भाई, dv बाई डी आई हो गया अपना आर रेजिस्टेंस। और ये ग्राफ बनेगा ओनली फॉर कंडक्टर्स, और वो भी कैसे कंडक्टर्स? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब हर जगह अंदर बराबर चीजें बटी हुई हैं, बिल्कुल हर जगह सेम सेम दिखाई देगा। ओनली फॉर होमोजीनियस फॉर्म। ओके, ये है, ये ग्राफ बनता है। ओके, तो आई होप आपको अब ओम्स लॉ की दोनों इक्वेशन जो है वो समझ में आ गई होंगी कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई, E इज इक्वल टू रो जे, डेल्टा वी इज इक्वल, ठीक है? तो ये सारी चीजें एक ही कहती हैं, एक वेक्टर फॉर्म में लिखवा दिया और एक नॉर्मल तरीके से स्टेटमेंट भी लिखवा दी। थैंक यू सर, हमें सब याद अब हो चुका। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम इसमें और आगे, और आगे बढ़ना है हम इसमें हमें। तो अब हम समझते हैं और ओम्स लॉ और रजिस्टर को हम कैसे अप्लाई करते हैं ना, ये सही समझ। नोट बनाना है, नोट बनाना, नोट। तो नोट क्या है वो जरा ध्यान से सुनना। जो नोट बनाने जा रहा हूं अब मैं, वो बहुत ध्यान से सुनना कि नोट है क्या। ठीक है भाई? नोट देखो क्या है कि ये रहा रजिस्टर, ये रहा रजिस्टर। ओके, इसकी रेजिस्टेंस है आर, और करंट जा रहा है ऐसे, करंट जा रहा है ऐसे। अब मेरे को ना भाई फटाफट कमेंट करके बताओ, करंट कौन से पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल की तरफ जाता है? फटाफट कमेंट करके बताओ भैया, तुम्हें क्या पता है? जैसे पानी है, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी फ्लो, है ना भाई? लोअर से हायर चढ़ाने के लिए मोटर चाहिए, है ना भाई? जमीन से टंकी में पानी कैसे चढ़ाते हो? मोटर लगाकर ना भाई, अपने आप तो नहीं जाता पानी। पानी अपने आप ऊपर से नीचे आता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी। हवा, हवा कहां से कहां फ्लो करती है भाई? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। हीट, हीट एनर्जी कहां से कहां फ्लो करती है भाई? हाई टेम्परेचर। तो ये जो आई है, ये आई कहां से कहां फ्लो करेगा भाई? बताओ, अरे बताओ ना, कमेंट करके जल्दी से। ये फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ये पॉइंट लेटस से ए है और ये पॉइंट लेटस से बी है। तो अभी मेरे को बताओ, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी अक्रॉस अ रजिस्टर। रजिस्टर को पार करके जा रहा है करंट, रजिस्टर को, रजिस्टर के एक साइड से रजिस्टर की दूसरी साइड जा रहा है, ठीक है ना? तो रजिस्टर के एक साइड से जब रजिस्टर के दूसरी साइड जाएगा, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। तो इसका मतलब ए का पोटेंशियल बी से हाई है, सीधी सीधी बात, है ना? तो करंट इज फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर, रजिस्टर से फ्लो करके जा रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल
फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। दैट इज, कहां से कहां दिख रहा है भाई, ए से बी की तरफ जा रहा है रजिस्टर के थ्रू, फ्रॉम दैट इज फ्रॉम ए टू बी। तो भैया इतनी ही लाइन काफी है। अब जरा बताइए आप सबके सब, दिमाग तो है भाई सब में, बताओ भाई फटाफट सबके सब कि हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट कौन सा हुआ, ए या बी? लो पोटेंशियल वाला पॉइंट कौन सा हुआ, ए या बी? फटाफट बताओ भाई। ए जो है वो हाई पोटेंशियल वाला हुआ, और बी जो है वो लो पोटेंशियल वाला हुआ, है ना भाई? क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है हाई से लो पोटेंशियल, ए से बी। तो ए हो गया हाई पोटेंशियल वाला और बी हो गया लो पोटेंशियल वाला। सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये बता दो, है ना भाई? तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो भाई, ए माइनस वी। ए का पोटेंशियल भाई बी से ज्यादा है, ये तो हमने साफ साफ देख लिया। करंट रजिस्टर को पार करके जाता है, ओके। हाई से लो जाता है, ओके। यहाँ पे ए से बी जा रहा है, ओके। तो ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है, तो वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, डेल्टा वी आएगा। सर किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। अरे भैया अभी तो पढ़ा, ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई के बराबर। अभी तो पढ़ा, कितना करंट पास कर रहा है आई, कितने रजिस्टर से पास कर रहा है आर। आई करंट आर रेजिस्टेंस के पार करके जा रहा है, उससे फ्लो करके जा रहा है ना भाई? तो आई इंटू आर यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको मैं ज्यादा अच्छे से बोलता हूं पोटेंशियल ड्रॉप। ड्रॉप हुआ पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्रॉप, घट गया। जब हम करंट की डायरेक्शन में गए जो कि हाई से लो जाता है, तो पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो नॉर्मली लोग इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, हम इसको समझेंगे पोटेंशियल ड्रॉप। कि भाई पोटेंशियल क्या हो गया है, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है, ऐसे बोलेंगे। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है? आई आर। कौन कहता है? ओम्स ने बोला है भाई, ओम का हमने देखा ना ये स्टेटमेंट, ओम्स लॉ है ये, ठीक है? तो ओम्स लॉ हमें बोलता है कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है आई। ओके, तो भैया अब बढ़ते हैं हम इसमें और आगे बढ़ना है, ठीक है? तो नोट नंबर 2, थोड़ा सा हम इसमें ना प्रैक्टिस करके देखते हैं। करंट है 3 एम्पियर, ये है 6 ओम, ये है 2 ओम, है ना भाई? तो ये एग्जाम्पल है, ये नोट नहीं है, पर हम इसको बोल सकते हैं कि चलो ये एक एग्जाम्पल दे के हम समझ लेते हैं। ओके सर, भाई इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट, इसका वी बी जो हमें निकालना है, इसका है वी निकालना। अभी मेरे को बताओ, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाऊं या बी से ए की तरफ लिखूं? इक्वेशन लिखनी है ना? करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है पहले ये बताओ। करंट ऐसे फ्लो कर, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं, ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में क्या होता है भाई, पोटेंशियल घटता है। करंट की डायरेक्शन में बताओ भाई सबके सब, पोटेंशियल क्या करता है? घटता है। तो करंट जिस तरफ जा रहा है हम उसी तरफ जाते हैं। तो सर अभी हम बैठे हैं यहां पर, इसका पोटेंशियल है वी, ओके, इसका पोटेंशियल है वीबी, इस पॉइंट का पोटेंशियल है सर वीबी, ओके। अभी हम यहां बैठे हैं, अब हम जाएंगे ए की तरफ करंट की डायरेक्शन में, और करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है क्योंकि करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना भाई? अभी हम बी पर हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कह रहा है कि क्या फाइंड करना है हमें, हमें फाइंड करना है ना, हमें वीबी करना है। कैसे लिखोगे इसको? सोल्यूशन देखो बहुत सिंपल सा है। हम पहले बी पॉइंट पे, ओके, जिसका पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है वी, और फिर हम करंट की डायरेक्शन में गए,
हम गए करंट की डायरेक्शन में, ऐसा जा रहा है भाई ना भाई, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। किससे टकराए? हम टकराए 2 ओम्स के रेजिस्टेंस से। अब हम इसको क्रॉस करेंगे, अब हम इसको क्रॉस करेंगे करंट की डायरेक्शन में, हम रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन में जब रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अभी पढ़ा था ये। करंट की डायरेक्शन में जब हम रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो हम हाई से लो पोटेंशियल जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना भाई। तो हमने 2 ओम को क्रॉस किया, तो पोटेंशियल क्या हुआ भैया? ड्रॉप। तो पहले पोटेंशियल वी भी था, अब उसमें से पोटेंशियल घटेगा, ड्रॉप होगा, तो माइनस करेंगे ना भाई। पहले पोटेंशियल वी भी था, अब 2 ओम को क्रॉस जब कर लेंगे तो पोटेंशियल वीबी से कम होगा, ड्रॉप हुआ ना, तो वीबी में से कुछ तो माइनस करेंगे। कितना ड्रॉप हुआ भाई? ड्रॉप हुआ आई टू रेजिस्टेंस R1 लिख देते। ओके, अब हम आ गए कहां पर? अब हम आ गए यहां पर, बीच में आ गए 2 और 6, है ना भाई। अब हम आ गए यहां पर, कितना ड्रॉप हुआ? IR1, ये आई और ये रेजिस्टेंस, इसी को क्रॉस किया है। अब हम यहां पर आ गए, अब हम आगे बढ़ेंगे ए की तरफ। और जब हम ए की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अब हम टकराएंगे 6 ओम से। 6 ओम वाले से टकराए भाई, अब हमें 6 ओम को क्रॉस करना है। तो हम 6 ओम को क्रॉस करेंगे, पोटेंशियल भाई फिर घटेगा, पोटेंशियल भाई फिर घट जाएगा। तो फिर जब घटेगा, यहां का पोटेंशियल और घटेगा ना, तो और माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे। कितना माइनस कर देंगे? कितना घटेगा पोटेंशियल? जो करंट है आई इंटू ये रेजिस्टेंस R2, R2 लिख, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल V भी था, फिर हमने 2 ओम को क्रॉस किया। जैसे ही हमने 2 ओम को क्रॉस किया, जैसे ही हमने 2 ओम को क्या किया भाई? क्रॉस किया, हमारा पोटेंशियल घटा, घटा, मुंह से मेरे निकल गया घट गया, तो माइनस करूंगा पहले। कितना घटा? IR1। हम यहां पर आ गए, अब यहां से हम 6 ओम को क्रॉस करेंगे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल घटा, मुंह से निकला मेरा घटा, तो हमने माइनस किया फिर, क्योंकि घटा निकल गया मुंह से। कितना घटा? IR2। और अब हम कहां पर आ गए? ए पर आ गए। तो पोटेंशियल वी भी था, फिर इतना घटा, फिर इतना घटा, और हम ए पर आ गए, और ए का पोटेंशियल है 2। तो इसका मतलब वी भी कितना हुआ? ये दोनों इधर जाके ऐड हो जाएंगे, 2 प्लस आई R1 प्लस आई, है ना भाई। तो 2 प्लस आई, आई कितना है? आई है 3, R1 कितना है? 2, आई फिर से 3, R2 कितना है? 6, 2 प्लस 6 बिकम्स 26 वोल्ट, है ना। तो V अपना 26 वोल्ट ज्यादा था, वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, ठीक है ना। और फिर घट घट के 2 हो गया, ये है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन लिखते हैं ओम्स लॉ की। ओके, ओम्स लॉ की हिसाब से ऐसे इक्वेशन लिखी जाती हैं। तो आई होप आपको ये चीज जो है थोड़ा सा समझ में आ चुका होगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। जैसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जैसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ठीक है भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है हमारा, सबसे पहला कॉम्बिनेशन आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके सर, सीरीज कॉम्बिनेशन हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, तो मत बोलना, पढ़ा था हमने ना भाई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था। अब रजिस्टर को सीरीज में कब बोलेंगे? जब वो ऐसे जुड़े होंगे सीरीज में ना भाई। ये R1, ये R2, ये R3, और सबसे सेम करंट पास, सबसे सेम करंट ऐसे फ्लो करता हुआ जा रहा हो। when same amount of current flows through all the resistors, they are said to be in
सीरीज, दे आर सेड टू बी इन सीरीज, है ना भाई। और ऐसे बैटरी लगा दी हमने, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ कितना है, डेल्टा वी, हम ई हैं। ओके सर, ये तो क्लोज लूप बन गया, है ना। क्या बन गया, क्लोज लूप बन गया। हमने केवीएल पढ़ा था, हाँ याद होगा, कैपेसिटर में केवीएल पढ़ा था, जरा किसी को याद है तो बताओ फटाफट, केवीएल क्या बोलता है, बताओ भाई, केवीएल क्या बोलता है। केवीएल किरचॉफ का सेकंड लॉ है, क्या स्टेटमेंट थी उसकी, फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ फटाफट, क्या बोलता था केवीएल। केवीएल कहता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है भैया ये क्लोज लूप है, ये एक क्लोज लूप है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, ठीक है, इसको हम आगे स्टेटमेंट लिखवा देंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए क्योंकि यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, हम सीधा सीधा ऐसे लिख रहे हैं, चलो लिख ही देते हैं यार, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, आशा नहीं चाहनी। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, ये क्या बोलता है, ये लॉ है, कुछ तो कहता होगा, क्या कहता है ये कहता है इन्हें क्लोज लूप, अगर लूप बंद है, सर यहाँ पे लूप बंद है, हाँ बंद है, तो देखो ये लूप जो है हमारी बंद है, सर यहाँ खुली हुई, अरे ये बैटरी है भाई, इसमें केमिकल भरा होता है, ठीक है ना, ये तो सिंबल है, ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे खुला हुआ है, ये तो सिंबल है, ठीक है, तो ये एक क्लोज लूप है भाई, ये क्लोज लूप, इस पूरे को हम बैटरी कहते हैं, ये खुला नहीं है बीच में, ओके ये बैटरी है, तो इन अ क्लोज लूप, ये है क्लोज लूप। इंक्रीज इन पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल बढ़ेगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल क्या बोलता है, इंक्रीज जो हुआ पोटेंशियल इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना पोटेंशियल घटेगा, क्लोज लूप के, है ना। ये केवीएल ने बोला था और हमने ये समझा भी था कैपेसिटर वाले लेक्चर में, ठीक है भाई। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल, ये हमारा केवीएल जो है ये कहता है। अब भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं, क्लॉकवाइज घूमना, हमें देखो ये क्लोज लूप है, क्लोज लूप में हमें घूमना है, क्लोज लूप में हमें घूमना होता है, ठीक है। अब मैं घूम सकता हूं क्लॉकवाइज घूम, या फिर मैं घूम सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता हूं, तो मैं ज्यादातर क्लॉकवाइज प्रेफर करता हूं, क्लॉकवाइज घूम के देखते हैं। तो अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूं ऐसे और बैटरी से शुरुआत करूं, बैटरी से अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो उसके लोअर टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, लो पोटेंशियल वाले टर्मिनल से हाई पोटेंशियल वाले टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, तो यहां पे पोटेंशियल क्या होगा भैया, बढ़ेगा, पोटेंशियल डेल्टा वी, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल बढ़ेगा, डेल्टा वी पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल हुआ डेल्टा वी, ओके। फिर मैं ऐसे जाऊंगा, क्लॉकवाइज जा रहा हूं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, हाँ फिर मैं रेजिस्टेंस को क्या करूंगा, क्रॉस करूंगा। अब रेजिस्टेंस को जब हम क्रॉस करते हैं, और वो भी करंट की डायरेक्शन, करंट भी इसी तरफ जा रहा है और मैं भी इसी तरफ जा रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में जब हम रेजिस्टर को क्रॉस करते हैं, भैया अभी अभी पढ़ा था कि पोटेंशियल जो होगा वो घटेगा, ड्रॉप करेगा, है ना। कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, लेट अस से V1। फिर हम R2 को क्रॉस करेंगे, कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, लेट अस से V2। फिर कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा R3 से V3। तो जितना पोटेंशियल बढ़ा डेल्टा V, उतना ही पोटेंशियल घटना चाहिए, है ना, उतना ही पोटेंशियल इन तीनों रजिस्टर से मिलाकर घटना चाहिए। तो पहले कितना घटा V1, फिर कितना घटा V2, फिर कितना घटा V3, तो V1
घटा, फिर V2 घटा, फिर V3 घटा, ये तीनों मिला के घटे हैं ना, तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ओके, ऐसे बोलेंगे हम कि ये पहले V1 घटा, फिर V2 घटा, फिर V3 घटा, तो टोटल कितना घटा, तीनों को ऐड कर दो, और फिर वो किसके बराबर हो जाएगा भैया, डेल्टा V के बराबर हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब हम V1 को क्या लिख सकते हैं, कितना घटा था भैया, कितना, वैल्यू बतानी है, कितना घटा। तो कितना घटता है भैया, आई, ओम्स लॉ कहता है कि आई टू रेजिस्टेंस कितना घटेगा, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई R1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई R2 प्लस V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई R3, एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा V। ये हमारी बन गई एक इक्वेशन। अब बहुत प्यारी इक्वेशन है, बहुत ही अच्छी इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन बन गई। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन। सर समझाना क्या चाह रहे हो पता नहीं, अरे भाई सीरीज कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं ना, तो अभी इन तीनों रजिस्टर्स को हटाना है और हमें इन तीनों की जगह इनको कंबाइन कर कर एक एक ही रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो वो रेजिस्टेंस कितना होगा हम उसका प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ में पहले ये चीज, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा सीरीज में रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस को सीरीज में हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन तीनों से सेम करंट। फिर हम लगाते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको हम आगे और अच्छे से समझाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा समझाया मैंने, ठीक है। कि केवीएल हम समझ रहे हैं और केवीएल लगाएंगे, केवीएल ये वाला लॉ लगाएंगे, और ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि भैया अगर एक क्लोज लूप है तो उसमें जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल घटेगा। मैंने कैपेसिटर में बहुत इस्तेमाल किया है, ठीक है भाई। तो जितना पोटेंशियल बढ़ा उतना ही पोटेंशियल घटा। अब क्लोज लूप में करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में चलो, यहां से जब यहां गया करंट की डायरेक्शन में गया, जब मैं करंट की डायरेक्शन में गया और मैंने रजिस्टर को पार किया तो पोटेंशियल घटा, कितना घटा, मान लो V1 घटा, और V1 की वैल्यू कितनी होगी, IR1। फिर मैं R2 को क्रॉस किया, जब हम रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे फिर से पोटेंशियल घटेगा करंट की डायरेक्शन में, कितना घटा, V2, और V2 कितना है, IR2। सिमिलरली जब हमने R3 को क्रॉस किया करंट की डायरेक्शन में, जो हाई से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, फिर से पोटेंशियल घटा, कितना घटा, V3, और V3 कितना होगा, IR3। टोटल मिला के कितना पोटेंशियल घटा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि IR1 प्लस IR2 प्लस। और फिर जब हम इसको फ्लो करके ऐसे आएंगे और फिर बैटरी को क्रॉस करेंगे, तो बैटरी के लोअर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से हायर टर्मिनल की तरफ गए, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गए, हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल की तरफ गए, लो से हाई पोटेंशियल कूद रहे हैं, तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा, कितना बड़ा, तभी इसका ईएमएफ है ना भाई। तो का पोटेंशियल बढ़ा, डेल्टा बी नहीं घटना चाहिए, बराबर हो गई इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, इन तीनों को हटाकर हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है, मतलब एक ऐसे रेजिस्टेंस है जो तीनों का काम कर दे। इन तीनों को हटा के हमने एक रेजिस्टेंस लगाया विच इज आर ई, और हमें निकालनी है भाई इसकी वैल्यू। तीनों को हटाकर हमें इस एक रेजिस्टेंस लगाया आर इक्विवेलेंट, और हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो भाई सर्किट सेम रहना चाहिए, तभी तो इसको इक्विवेलेंट बोलोगे। इस रेजिस्टेंस को इन तीनों के बराबर कब बोलोगे, जब सर्किट सारा का सारा बाकी सब कुछ सेम रहे, कुछ भी चेंज ना हो। इन तीनों की हटाया लगा के हमने ये लगा दिया, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी है वो सेम रहना चाहिए, जो करंट यहां फ्लो कर रहा था वही करंट यहां भी फ्लो करना चाहिए। भैया अगर करंट चेंज हो जाएगा तो फिर तुम बोलोगे कि इन तीनों के बराबर का काम कर रहा है ये, नहीं ना। तो करंट भी सेम रहना चाहिए, डेल्टा वी भी सेम रहना चाहिए, तब जाके मैं बोलूंगा कि ये तीनों के तीनों जो काम कर रहे थे अकेला ये कर रहा है। तो अब यहां पे अगर मैं केवीएल लगाऊं, अकॉर्डिंग टू केवीएल, इंक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल,
तो भाई कितना पोटेंशियल बढ़ा, करंट की डायरेक्शन में जाओ, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो कितना पोटेंशियल रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन, रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, रजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं भाई करंट की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, करंट टू रेजिस्टेंस। और फिर हम ऐसे आए, फिर ऐसे आए, जब ऐसे आए बैटरी को क्रॉस किया, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तो पोटेंशियल कितना बड़ा, डेल्टा वी। ओ, तो पहले डेल्टा वी इसके बराबर था, और जब हमने इन तीनों को इससे रिप्लेस कर दिया तो वही डेल्टा वी अब आई इंटू आर इक्वलेंट के बराबर है ना भाई। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपल सिंपल ये करने वाले हैं कि पहले डेल्टा वी किसके बराबर था, जब R1 R2 R3 थे के बराबर था, और अभी किसके बराबर है, आई इन आई से आई कट गया, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, जो रेजिस्टेंस सीरीज में है उन सबके सम के बराबर, है ना, ये आ गया। तो अगर 4-5 सीरीज में होते, तो बहुत सारे सीरीज में होते, तो जनरल लगाए, अगर हम जनरल आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते, सिग्मा आर आई वैल्यू 1 से n। इसका मतलब क्या है, आई की जगह पहले 1 डालेंगे, प्लस आई की जगह 2 डालेंगे, प्लस फिर आई की जगह 3 चलता रहेगा, और n। ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे होंगे सबको भैया ऐड कर देंगे, उनका इक्विवेलेंट आ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये हमारा हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखते हैं भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये चीज हम सीखने वाले हैं, ठीक है, कि रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कब बोलते, जो कंडीशन कैपेसिटर्स की थी वही कंडीशन रजिस्टर्स की भी है, ठीक है, कि ये एक रजिस्टर है R1, ये दूसरा रजिस्टर है भाई R2, और दोनों को जोड़ दिया है बैटरी से, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है भाई डेल्टा वी। ओके, इसका पोटेंशियल हम क्या मानते आ रहे हैं, वी, यही तो मानते हैं बार बार, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होगा, तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल होगा। अब ये वाली जो टर्मिनल है ये जुड़ा हुआ है भाई इस पॉइंट से, इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसका भी पोटेंशियल वी माइनस, ये जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है इस वाले पॉइंट, इसका भी पोटेंशियल कितना होगा भैया, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये दोनों रजिस्टर R1 और R2, ये दो रजिस्टर हैं, R1 के लेफ्ट हैंड साइड और R2 के लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, और दोनों का पोटेंशियल V प्लस है, दोनों की राइट हैंड साइड एक ही पॉइंट से जुड़ी हुई है, और दोनों का पोटेंशियल इस पॉइंट पे, तो मैं कह सकता हूं भाई कि R1 के इधर पोटेंशियल V प्लस और इधर V माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V ही आ गया, V प्लस माइनस V। और R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, R2 के एक तरफ पोटेंशियल है V प्लस और एक तरफ है V माइनस, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस से जो R1 का है, दोनों दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, दे आर सेट टू बी इन पैरेलल, है ना भाई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब बोलेंगे, रजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कब बोलेंगे भाई,
रजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ अब कंडीशन आती है, कंडीशन याद रखना, इफ दे आर कनेक्टेड between common points and have same a potential difference, का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए भाई, सबका सेम होना चाहिए। कॉमन पॉइंट है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये हमारी कंडीशंस है। ओके, ये चीज याद रखना, ये हमने कैपेसिटर में भी पढ़ी थी। अब क्या होगा देखते हैं। देखो भाई क्या है, करंट फ्लो करेगा, है ना, यहां से करंट आया आई, फिर वो आई ऐसे आया, बैटरी ने इधर से इधर चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल ट्रांसफर किया, तो बैटरी काम करती है, ये हमने पढ़ा था कैपेसिटर में। आई आई इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, यहाँ पे जाके उसने बोला दो रास्ते हैं अलग अलग, अलग अलग, दो रास्ते हैं अलग अलग, तो मैं एक रास्ते पे चला जाता हूँ, एक रास्ते में कुछ करंट I1 चले जाएगा और दूसरे रास्ते पे कुछ करंट I2 चला जाएगा। तो यहाँ पर I1 आया, यहाँ पर I आया, दोनों वापस से मिले और मिलके I बन गए। इसका मतलब I कितना होगा, I1 प्लस I2 के बराबर। दोनों करंट ऐड होके I बने हैं। ऐसे लॉ को हम कहते हैं KCL, किरचॉफ का पहला लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, है ना, ये अकॉर्डिंग टू KCL है। ये भी हमने कैपेसिटर्स में पढ़ा था, KCL याद है, मैंने बोला था हम सबको कि कैपेसिटर में हम बेस बना रहे, तभी थोड़ा टाइम लगा कैपेसिटर, अब नहीं लगेगा, वरना यहाँ समझाता फिर यहाँ टाइम लगता। ठीक है भाई, तो सीधी सीधी बात है, अकॉर्डिंग टू KCL, KCL का मतलब किरचॉफ करंट लॉ, और किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है कि भैया ये जंक्शन है, ये क्या है हमारा, एक जंक्शन। ठीक है, ये जंक्शन है जहां पे तीन तारे आके मिल रही हैं, तीन वायर्स आके मिल रही हैं, देखो एक वायर, दो वायर और तीन वायर, ये इस जंक्शन पे तीन वायर्स आकर मिल रही हैं। जितना करंट आएगा आई, उतना ही करंट जाएगा, I1 प्लस I2। इतना करंट जा रहा है इस जंक्शन से दूर जा रहा है, I1 और I2 इस जंक्शन से दूर जा रहा है, और कितना करंट आया I, जितना करंट दूर जा रहा है I1 प्लस I2 वो I के बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, तो जितना आएगा करंट उतना ही तो जाएगा, है ना, नॉर्मल सी बात है ना भाई, जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। अब मान लो भैया ये एक हॉल है, इस हॉल में आदमी खड़े नहीं हो सकते। अब यहाँ पे अगर 10 लोग आए, 10 पीपल आए, इस वाले दो रास्ते हैं हॉल से निकलने, इस वाले रास्ते में निकल गए 7 पीपल, भाई बाकी के 3 पीपल यहीं से निकलेंगे ना, खड़े तो हो नहीं सकते भी, सीधी सीधी बात है, फ्लो कर रहा है ना चार्ज, ये चलते जा रहे हैं, खड़े नहीं हो सकते, चलते जा रहे हैं, तो अगर ये चलते चले जाएंगे तो ऐसे बटेंगे, तो 7 प्लस 3 10 के बराबर ही तो होगा, सीधी बात। तो यही सेम चीज जो है करंट में लग रही है। आई होप ये भी चीज जो है आपको प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। तो अकॉर्डिंग टू KCL I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब लगाते हैं भैया यहां पर R1 का, R1 का देखो, R1 के लिए देखना भाई सबको, R1 के लिए देखो जरा, R1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा V ही तो है, प्लस माइनस V, या इसका जो डेल्टा V है वो कितना है R1 के लिए, R1 के लिए जो डेल्टा V है कितना है, करंट जा रहा है I1 और रेजिस्टेंस है R1। R2 के लिए वही डेल्टा V, वही पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, और ये किसके बराबर है I2 इंटू R। यही डेल्टा V जो है हमारा, यहां लिख देते, डेल्टा V आया वो हमारा I1 और R1 के बराबर आया, और वही हमारा I2 R2 के बराबर भी आया, है ना भाई, कि V प्लस
माइनस वी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया और वो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। कितना ड्रॉप हुआ? I2R2 और ऊपर से I1R1। तो I1R1 ये आ गया। तो हमारा जल्दी जल्दी बता दो भैया I1 कितना हो जाएगा यहाँ? I1 कितना हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन R1। और I2 कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन R। ये दोनों वैल्यूज भी आ गई हमारी। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को हम यहाँ लगा देंगे, है ना भाई, कि हमारे पास जो टोटल करंट था I, वो था I1 प्लस I2, यही तो था। तो I1 कितना था? डेल्टा वी ऑन R1, और I2 कितना था? डेल्टा वी। ओके, सीधी सीधी बात है। और इन जब दोनों को मैं एक ही रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूंगा, एक ही रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा जब दोनों को, इन दोनों को जब मैं एक ही रेजिस्टेंस क्या कर देंगे? रिप्लेस करेंगे आर इक्विवेलेंट से, कि पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज नहीं होगा और टोटल करंट भी सेम नहीं होगा। तो यही डेल्टा वी आई इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। यही डेल्टा वी जो है ये आई इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर आएगा, है ना? अभी हमने पढ़ा था लास्ट वाले में, यही तो सेम सर्किट पढ़ा था हमने, ये वाला, है ना भाई? तो यही डेल्टा वी आई इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर आया था। तो ये जो आई होगा ये कितना हो जाएगा? डेल्टा वी बाय आर इक्विवेलेंट, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो यही आई को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, यहां से लिख सकते हैं इस आई। तो डेल्टा वी डेल्टा वी डेल्टा वी कट गया, 1/r इक्विवेलेंट, भैया ये कितना आ गया? 1/r1 प्लस 1/r2। सर पैरेलल वाला आ गया जो 10th क्लास में सीखा था, टीचर ने हमें सीधा बताया था। 10th 11th 12th क्लास में हमारा ये प्रूफ हो गया, 10th में बताया था, 12th में प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है सर प्रूफ करना, हमें समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, अब सीधी सीधी बात है कि जब बहुत सारे रजिस्टर्स पैरेलल में लगे होंगे, तो 3 है, चलो 3 नहीं 4 है, ऐसे सारे सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े हैं। देखो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, R1 R2 R3 R4, 4 रजिस्टर है। इन चारों को हटा के हमने एक ही रजिस्टर लगाया R इक्विवेलेंट। ये 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 से। तो इसको बार बार ऐड करने की वजह हम कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा 1/r आई, आई इक्वल, हमारा हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है पैरेलल में लगाने का। अब इसमें ना कुछ कुछ चीजें हैं जो नोट करने वाली हैं, तो हम वो चीजें नोट करते हैं, जरा छोटी वो नोट कर लेते हैं पहले, उसके बाद एक बार इसको समराइज कर देंगे और फिर चलेंगे हम क्वेश्चंस की तरफ के। कुछ कुछ चीजें हैं नोट करने वाली। देखो नोट क्या क्या करने वाली है चीज। अगर हमें क्वेश्चन में 2 रजिस्टर दिए हुए हैं पैरेलल में, क्वेश्चन में अगर हमें 2 रजिस्टर्स दे रखे हैं R1 एंड R2, मान लो ये 2 रजिस्टर्स हैं, खाली 2 रजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में दे रखे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? ही करते हैं वैसे तो, है ना भाई, इन दोनों को हटा के एक आर इक्विवेलेंट लगाते हैं। पर ये आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? बार बार बच्चे क्या करते हैं? 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 निकालते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा, वो याद रखो, 2 रजिस्टर्स का। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? इनको सॉल्व करो, R2 प्लस R1 आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय R1 R2। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? सीधा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बहुत सिंपल है। तो जब भी 2 रजिस्टर्स पैरेलल में दे रखे हो, उनका आर इक्विवेलेंट निकालना हो, तो सीधा ऐसे मत करना, इसको याद रखो, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, हम ये चीज लगाएंगे। तो ये हो गई नोट में पहली चीज। अब आ जाते हैं भैया दूसरी चीज पर, कि अगर
इसका रेजिस्टेंस है आर, इसका भी सेम रेजिस्टेंस है आर, इसका भी सेम रेजिस्टेंस है आर, तो 3 रेजिस्टेंस है, सेम है, और तीनों को हमें रिप्लेस करना है एक ही। तो अब ये 3 है, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे हम। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब खाली 2 रेजिस्टर्स होंगे पैरेलल में। ओके, when only 2 resistors are connected in parallel, लिख ही देते हैं। अब हम लगा सकते हैं इसको जब 2 रजिस्टर हो, पर यहां कितने लगे हैं भाई? यहां लगे हैं 3, तो ये तो नहीं लगेगा। नॉर्मल लगाएंगे हम, नॉर्मल। आर इक्विवेलेंट को कैसे निकालेंगे भाई? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1। R1 है R, प्लस 1/R2, R2 भी है R, प्लस 1/R3, और R3 भी है R, तीनों सेम है। तो न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर R। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भैया? 3/R। R इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल लेके कितना आ जाएगा भाई? R/3 है। सर ये तो बहुत अच्छा है। 3 रजिस्टर्स जिनका रेजिस्टेंस सेम है, और ऐसे 3 रजिस्टर हैं, तो उसी रेजिस्टेंस को उस नंबर से डिवाइड कर दिया, 3 थे तो ठीक है। तो जनरल अगर हम लिखें इसको, जनरल, अरे भाई जनरल, तो जनरल में अगर एक रजिस्टर है आर, दूसरा भी है आर, तीसरा भी है आर, और ऐसे चलते जाएंगे, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, और यहाँ पे आर है। एन एन ब्रांचेस है। कितनी ब्रांचेस है? एन ब्रांचेस। सर ब्रांचेस क्या होती हैं? हमने तो ये पेड़ में सुना था, आप सर्किट में बता रहे हो। भैया ये एक ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, तीसरी ब्रांच, ऐसे करके एन ब्रांचेस है। तो अब मेरे को बताओ फटाफट, सब रेजिस्टेंस सेम है, और ऐसे कितने रेजिस्टेंस हैं? एन। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई? सबका रेजिस्टेंस सेम, और ऐसे एन रेजिस्टेंस, R/N, जब इनको रिप्लेस करके 1 लगाओगे तब। ओके, तो हमने अब इसको समराइज करना, तो भैया समरी लिख लेते हैं, छोटा सा, बहुत छोटा सा समरी है। सर हम क्या सीखे अभी तक? हमने ये सीखा, जब सीरीज कॉम्बिनेशन लगेगा, जब रजिस्टर्स जुड़े होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, है ना, ऐसे R1, 2, R3, 4, R5, तो हम इन सारे को एक ही रजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सिग्मा RI ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, ऐसे 3 बना लेते हैं, R1, R2, R3, हमें इनको रिप्लेस करना है एक ही रेजिस्टेंस से। तो सर कैसे निकालेंगे? 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा? सिग्मा 1/RI, सारे 1/R को ऐड करेंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट आएगा, फिर ऐसे ही प्रोकल ले लेंगे आर, इस तरीके। ओके, तो ये चीजें हैं, कुछ नोट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आज की जो हमारी डीपीपी होगी उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड, जो अभी तक हमने प्रैक्टिस नहीं करे हैं, पर मैंने वो क्वेश्चन इसलिए डाली है ताकि आपको ये पता लग सके कि आप कितना कर पाओगे। आपने इतना पढ़ लिया, अब उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, डीपीपी वाले क्वेश्चन को। जितने हो गए अच्छी बात है, जितने नहीं आएंगे कल डिस्कस करेंगे ना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पर उससे पहले आप कोशिश करिएगा कि इतनी नॉलेज के हिसाब से आपसे खुद कितने क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आज हमने भैया कलर कोडिंग पढ़ ली, आज हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया। ओम्स लॉ को रजिस्टर में लगाते कैसे हैं कि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, ड्रॉप होगा कितना, IR, और फिर सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले डिराइव कर लिए।
तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस। ओके, तो नमस्ते भैया, थैंक यू, बाय बाय। ओके।